हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का साइंस फाइटर क्लासेस के इस डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। अभी तक हमने डिस्कस किया मेवाड़ में गुहिल राजवंश को। आज की इस क्लास के माध्यम से हम शाकंभरी के चौहान और अजमेर के चौहान शासकों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं और इनसे संबंधित विगत परीक्षाओं में जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन सभी क्वेश्चंस के बारे में आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे, जो आगामी परीक्षाओं के लिए बेहद इंपॉर्टेंट आपके लिए रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने आपकी स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख शाकंभरी के चौहानों के प्रारंभिक इतिहास का अच्छा स्रोत माना जाता है। ऑप्शन आपके सामने है चिरवा का अभिलेख, बिजोलिया अभिलेख, घटियाला अभिलेख और मानमोरी का अभिलेख। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर बी, बिजोलिया अभिलेख। देखिए, बिजोलिया अभिलेख में शाकंभरी के चौहान और दूसरा है आपका अजमेर के चौहान, दोनों का जो वर्णन है वो किस में मिलता है, बिजोलिया अभिलेख में मिलता है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम चौहानों से संबंधित दो अभिलेखों की चर्चा करेंगे और पहला अभिलेख है आपका उसमें से हर्षनाथ प्रशस्ति या फिर हर्ष मंदिर का शिलालेख। हर्ष मंदिर की हम बात करें तो हर्ष मंदिर कहाँ पे है, सीकर जिले में स्थित है, जो कि भगवान शिव को समर्पित है। ये हर्ष शिलालेख 973 ईस्वी का है। कब उत्कीर्ण करवाया जाता है इसे, 973 ईस्वी में। और किस चौहान शासक के शासनकाल में इसको उत्कीर्ण करवाया गया, तो वो है आपका विग्रहराज द्वितीय। विग्रहराज द्वितीय के शासनकाल में इसे उत्कीर्ण करवाया जाता है। इसके अलावा आप यहाँ से नोट कर सकते हैं कि इस शिलालेख में चौहानों को सूर्यवंशी बताया गया है। वेरी इंपॉर्टेंट, किस शिलालेख में चौहानों को सूर्यवंशी कहा है, हर्षनाथ मंदिर का या हर्ष मंदिर का शिलालेख, जो कि 973 ईस्वी का है। दूसरा शिलालेख है आपका बिजोलिया का शिलालेख। दूसरा कौन सा है, बिजोलिया का शिलालेख। और ये बिजोलिया का शिलालेख 1170 ईस्वी का है। कब उत्कीर्ण करवाया जाता है इसे, 1170 ईस्वी में। शासनकाल की हम बात करें तो ये सोमेश्वर चौहान जो कि पृथ्वीराज तृतीय, जिसे हम राय पिथौरा या पृथ्वीराज चौहान के नाम से जानते हैं, उनके पिता का नाम है सोमेश्वर चौहान। इनके शासनकाल में बिजोलिया शिलालेख उत्कीर्ण करवाया जाता है। और इसको उत्कीर्ण करने वाला जो था वो कौन था, एक जैन संत हुआ करते थे जिनका नाम मिलता है लोलाक। लोलाक के द्वारा इसे उत्कीर्ण करवाया जाता है। और इसके रचयिता की हम बात करें तो इसके रचयिता हैं गुणभद्र। किसके द्वारा इसे उत्कीर्ण करवाया गया, गुणभद्र के द्वारा उत्कीर्ण करवाया गया। और याद रखें, शाकंभरी के चौहान और अजमेर के चौहान दोनों का वर्णन मिलता है किसमें, बिजोलिया शिलालेख में। इसकी भाषा की बात करें तो ये किस भाषा में उत्कीर्ण है, संस्कृत भाषा में है। और लिपि कौन सी है इसकी, लिपि है इसकी ब्राह्मी लिपि। वेरी इंपॉर्टेंट, काफी बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। ब्राह्मी लिपि में, और भाषा कौन सी है, संस्कृत भाषा में उत्कीर्ण करवाया गया है। इस शिलालेख में चौहानों को वत्स गोत्र का ब्राह्मण कहा गया है। वत्स गोत्र का ब्राह्मण किसमें कहा गया है, बिजोलिया शिलालेख में। जबकि सूर्यवंशी किसने कहा है, हर्षनाथ मंदिर की प्रशस्ति या फिर हर्ष मंदिर का शिलालेख। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर बी, बिजोलिया शिलालेख। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, एक और शानदार क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक चौहानों के इतिहास के बारे में जानकारी का स्रोत नहीं है। ऑप्शन आपके सामने है सुरजन चरित, हमीर महाकाव्य, पृथ्वीराज विजय और हर्षचरित। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर डी, हर्षचरित, जो कि बाणभट्ट की रचना है। हर्षचरित किसकी रचना है, बाणभट्ट की रचना है। और इसमें राजा हर्ष या हर्षवर्धन से संबंधित जानकारी इसमें मिलती है। बाकी जो तीन आपकी बची है यहाँ पे, ये चौहानों से संबंधित है, चौहानों के इतिहास के बारे में इनमें जानकारी मिलती है। पहली आपकी सुरजन चरित, इसके रचयिता हैं चंद्रशेखर। कौन है, चंद्रशेखर। और हमीर महाकाव्य आप सभी जानते हैं, इसके रचयिता कौन है, नयन चंद्र सूरी। नयन चंद्र सूरी की रचना है। जबकि पृथ्वीराज विजय जयानक भट्ट की रचना है। आप साथ साथ यहाँ से नोट कर सकते हैं किसकी रचना है, पृथ्वीराज विजय जयानक भट्ट की रचना। इन तीनों के अंदर चौहानों के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। इसके अलावा आप यहाँ से नोट कर सकते हैं, पृथ्वीराज चौहान या फिर राय पिथौरा के एक दरबारी कवि हुआ करते थे, चंद बरदाई।
जिनकी एक रचना है पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो किसकी रचना है? चंद बरदाई की रचना है, जिसमें चौहानों की उत्पत्ति के बारे में ये लिखा है कि चौहानों की जो उत्पत्ति है वो किससे हुई है? अग्निकुंड से मानी गई है। किससे मानी गई है? अग्निकुंड से मानी गई। इस बात का समर्थन किया है किसने? मोहनोत नेणसी ने। और दूसरा है आपका सूर्यमल मिश्रण। सूर्यमल मिश्रण और नैणसी ने इस बात का समर्थन किया है कि चौहानों की उत्पत्ति किससे हुई है? अग्निकुंड से हुई है। किसमें बताया गया है? चंद बरदाई की रचना पृथ्वीराज रासो में ये बात लिखी गई है। किन शिलालेखों में या फिर कौन कौन सी रचनाएं हैं जिसमें चौहानों को सूर्यवंशी बताया गया है? तो आप नोट कर सकते हैं। पहला है आपका हर्षनाथ प्रशस्ति, जो कि 973 ईस्वी का है। हर्ष शिलालेख, हर्ष मंदिर का शिलालेख कहाँ पे है? सीकर जिले में स्थित है। दूसरा है आपका पृथ्वीराज विजय, और एक है आपका हम्मीर महाकाव्य, और तीसरा है आपका सुरजन चरित्र। इसके अलावा आप नोट कर सकते हैं पद्मनाभ की एक रचना है कानड़दे प्रबंध किसकी रचना है? पद्मनाभ की रचना है। और एक आपकी यहाँ पे हम्मीर रासो, वेरी इंपॉर्टेंट, हम्मीर रासो की रचयिता की हम बात करें तो हम्मीर रासो के रचयिता कौन है? जोधराज, वेरी इंपॉर्टेंट, जोधराज की रचना है हम्मीर रासो। इसके अलावा गौरी शंकर ओझा, इन सभी के अंदर गौरी शंकर ओझा के द्वारा भी चौहानों को क्या बताया गया है? सूर्यवंशी बताया गया है। तो कौन कौन सी रचनाएं हैं, कौन कौन सी प्रशस्ति हैं जिसमें चौहानों को सूर्यवंशी बताया गया है? वो है आपका हर्षनाथ प्रशस्ति, दूसरा है पृथ्वीराज विजय जिसके रचयिता है जयानक भट्ट, तीसरा है आपका हम्मीर महाकाव्य, इसके अलावा हम्मीर रासो, सुरजन चरित्र और गौरी शंकर ओझा, इन सभी के द्वारा चौहानों को क्या बताया गया है? सूर्यवंशी बताया गया है। इसके अलावा आप यहाँ से नोट कर सकते हैं अचलेश्वर मंदिर का शिलालेख या फिर अचलेश्वर शिलालेख। अचलेश्वर शिलालेख के अंदर या अचलेश्वर प्रशस्ति में चौहानों को चंद्रवंशी बताया गया है। क्या बताया गया है? चंद्रवंशी बताया गया। आगे हम बात करेंगे कि वो कौन कौन से शिलालेख हैं, कौन कौन सी रचनाएं हैं जिसमें चौहानों को वत्स गोत्र का ब्राह्मण कहा है। आप यहाँ से नोट कर सकते हैं वत्स गोत्र का ब्राह्मण। वत्स गोत्र का ब्राह्मण किसमें कहा गया है? तो उनमें से पहला है आपका बिजोलिया शिलालेख। पहला कौन सा है? बिजोलिया शिलालेख, जिसमें चौहानों को वत्स गोत्र का ब्राह्मण कहा है। और दूसरा आपका बेहद इंपॉर्टेंट दशरथ शर्मा की एक रचना है द अर्ली चौहान डायनेस्ट। अर्ली चौहान डायनेस्ट जिसमें चौहानों को वत्स गोत्र का ब्राह्मण कहा गया है। और तीसरा है आपका कायम खां रासो। और ये कायम खां रासो किसकी रचना है? कवि जान की रचना है या फिर जान कवि की रचना है। एक और बचा है आपका चंद्रावती का लेख। इन सभी के अंदर चौहानों को वत्स गोत्र का ब्राह्मण कहा गया है। आप यहाँ से नोट कर सकते हैं, आगामी परीक्षाओं के लिए बेहद इंपॉर्टेंट आपके लिए रहेंगे। वत्स गोत्र का ब्राह्मण किसमें कहा गया है? बिजोलिया शिलालेख में। और दशरथ शर्मा की किताब है अर्ली चौहान डायनेस्ट, और एक आपका चंद्रावती का लेख, और एक कायम खां रासो जो कि कवि जान की रचना है। इन सभी में चौहानों को वत्स गोत्र का ब्राह्मण कहा गया है। इसके अलावा दो नाम और आप यहाँ से लिख सकते हैं, और एक है आपका कर्नल जेम्स टोड, और दूसरा है आपका विलियम क्रुक। तो देखिए कर्नल टोड और विलियम क्रुक ने क्या कहा है कि चौहान जो है वो या तो शक या फिर सीथियन, वेरी इंपॉर्टेंट, शक या फिर सीथियन जाति के वंशज हैं। ये बात किसने कही है? कर्नल टोड, या और दूसरा कौन सा है आपका विलियम क्रुक के द्वारा ये कहा गया है कि चौहान शक या फिर सीथियन जाति के वंशज हैं। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर डी, हर्षचरित। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एक और शानदार क्वेश्चन आपके सामने, सांबर झील का निर्माण किस चौहान शासक के द्वारा करवाया जाता है? सांबर झील का निर्माण आपको पूछा है। ऑप्शन आपके सामने है गोपेंद्र राज, दुर्लभ राज, वासुदेव चौहान और वत्सराज। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर सी, वासुदेव चौहान। दोस्तों बिजोलिया शिलालेख जो अभी हमने डिस्कस किया, बिजोलिया शिलालेख में वासुदेव चौहान के बारे में संपूर्ण जानकारी मिलती है। तो सबसे पहले हम बिजोलिया शिलालेख के बारे में विस्तार से हम चर्चा करेंगे। बिजोलिया शिलालेख जो कि
1170 ईस्वी का है। सोमेश्वर चौहान के शासनकाल में इसे उत्कीर्ण करवाया जाता है। और भाषा इसकी कौन सी है? संस्कृत भाषा में उत्कीर्ण है। और लिपि की हम बात करें तो ये ब्राह्मी लिपि में उत्कीर्ण है। इसके जो उत्कीर्ण करता है, किसके द्वारा इसे उत्कीर्ण करवाया जाता है? तो वो है एक जैन संत जिनका नाम मिलता है लोलाग, और इसके रचयिता हैं गुणभद्र। सोमेश्वर चौहान के गुणभद्र, और सोमेश्वर चौहान के शासनकाल में इसे उत्कीर्ण करवाया जाता है। तो सारी बातें बेहद इंपॉर्टेंट हैं, आप यहाँ से नोट कर सकते हैं। गुणभद्र के द्वारा इसे क्या किया जाता है? उत्कीर्ण किया जाता है। 1170 ईस्वी का है। अब हम वासुदेव चौहान के बारे में बात करेंगे। तो वासुदेव चौहान के बारे में बिजोलिया शिलालेख, क्या क्या बातें बिजोलिया शिलालेख के अंदर लिखी गई हैं, तो वो आप यहाँ से नोट कर सकते हैं, बेहद इंपॉर्टेंट है। पहला है आपका कि जो आपका बिजोलिया शिलालेख है उसमें चौहानों का जो मूल पुरुष है वो किसे माना है? वासुदेव को माना है, या वासुदेव चौहान को माना है। बिजोलिया शिलालेख ये कहता है कि चौहानों का मूल पुरुष कौन है? वासुदेव चौहान है। दूसरा इसमें लिखा है कि शाकंभरी के अंदर चौहान वंश की स्थापना 551 ईस्वी में होती है। कब होती है? 551 ईस्वी में होती है। स्थापना कौन करता है? वासुदेव चौहान के द्वारा की जाती है। दूसरा, सांबर झील का जो निर्माण है शाकंभरी के अंदर, वो किसके द्वारा करवाया जाता है? वासुदेव चौहान के द्वारा करवाया जाता है। तीसरा हम बात करें तो देखिए बहुत ही शानदार है। हमने ये पढ़ा कि शाकंभरी में चौहान वंश की स्थापना होती है, लेकिन सबसे पहले राजधानी किसे बनाया जाता है? अही छतरपुर को। किसे राजधानी बनाया जाता है? अही छतरपुर, जो कि नागौर का प्राचीन नाम है। तो ये सारी बातें वासुदेव चौहान के बारे में बेहद इंपॉर्टेंट हैं, आप यहाँ से इन्हें नोट कर सकते हैं। क्या क्या कहता है वासुदेव चौहान के बारे में बिजोलिया शिलालेख? ये कहता है कि चौहानों का मूल पुरुष कौन है? वासुदेव चौहान, जो कि 551 ईस्वी में शाकंभरी में चौहान वंश की स्थापना करता है। इसके अलावा ये कहता है कि शाकंभरी में सांबर झील का जो निर्माण है वो किसके द्वारा करवाया जाता है? वासुदेव चौहान के द्वारा। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है वासुदेव चौहान। तीसरा इसमें ये कहा गया है कि चौहानों की जो प्रारंभिक राजधानी है वो कौन सी है? अही छतरपुर। अही छतरपुर किसका प्राचीन नाम है? नागौर का प्राचीन नाम है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने आपकी स्क्रीन पर, एक और शानदार क्वेश्चन। अजमेर नगर की स्थापना के पहले अजमेर के चौहानों की राजधानी कौन सी थी? ऑप्शन आपके सामने है, जालोर, सांभर, सिरोही और रणथंभौर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर बी, सांभर। लेकिन याद रखें, चौहानों की जो पहली राजधानी थी वो कौन सी थी? अही छतरपुर थी। और सांभर के बाद सांभर के चौहानों ने आगे चल करके अजमेर को अपनी राजधानी बनाया था। किसको बनाया था? अजमेर को अपनी राजधानी बनाया था। और अजमेर सबसे पहले राजधानी किसके द्वारा बनाई जाती है? अजयराज, अजयराज चौहान, जिसे हम अजयराज द्वितीय भी कहते हैं। तो अजयराज द्वितीय के द्वारा अजमेर को अपनी राजधानी बनाया जाता है सबसे पहले। और याद रखें, मैं उसी सांबर की बात कर रहा हूं जिसे देवयानी तीर्थ कहा जाता है। सांबर को क्या कहते हैं? देवयानी तीर्थ। इसके अलावा शाकंभरी माता का जो भव्य मंदिर है वो भी कहाँ पे स्थित है? सांबर में स्थित है। और देवयानी कुंड, जो काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है, देवयानी कुंड, ये देवयानी कुंड भी कहाँ पे है? सांभर में ही स्थित है। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर बी, सांभर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एक और शानदार क्वेश्चन आपके सामने। निम्नलिखित चौहान शासकों को कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूट में सही उत्तर का चुनाव आपको करना है। ऑप्शन आपको दिए गए हैं, पृथ्वीराज, जिसे हम राय पिथोरा कहते हैं। दूसरा है आपका पृथ्वीराज द्वितीय, विग्रहराज चतुर्थ और सोमेश्वर। तो इनके शासनकाल की हम बात करें तो देखिए, पृथ्वीराज राय पिथोरा का जो शासनकाल है वो 1178 से लेकर के 1192 तक। दूसरा आपका पृथ्वीराज द्वितीय का शासनकाल 1165 से लेकर के 1169 तक। तीसरा है आपका विग्रहराज चतुर्थ का जो शासनकाल है वो है 1150 से लेकर के 1164। और चौथा आपका बचा है सोमेश्वर चौहान, जिसका शासनकाल 1169 से लेकर के 1177 तक है। इस प्रकार से देखिए, सबसे पहले शासक कौन बनेगा? 1150 से लेकर के
64, विग्रहराज चतुर्थ। तो 3 आपको किस ऑप्शन में दिया गया है, ये रहा आपका ऑप्शन नंबर सी में। इसके आगे शासक कौन बने 1164 के बाद, 1165 से 1169। तो 1165 से 1169 शासन काल किसका होता है, पृथ्वीराज द्वितीय का। तो सबसे पहले 3, उसके बाद 2, और उसके बाद आएगा आपका सोमेश्वर चौहान 4, और उसके बाद आएगा आपका पृथ्वीराज राय पिथौरा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर सी, 3, 2, 4, 1। इसके अलावा हम बात करें अजयराज चौहान की, तो देखिए अजमेर में का जो शासक है अजयराज चौहान, उसके बाद जितने भी राजा यहाँ अजमेर में शासन करेंगे उन सभी की विस्तार से हम चर्चा यहाँ पे करेंगे, जो एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके लिए रहेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे अजयराज को, इसका जो शासनकाल है और इसके आगे के जो राजा हैं उनका शासनकाल काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है, कालक्रम के अनुसार इन्हें व्यवस्थित करना होता है। तो सबसे पहले हम अजयराज को पढ़ेंगे। अजयराज जिसने 1113 ईस्वी में अजमेर की स्थापना की थी, 1113 ईस्वी में अजमेर नगर को बसाया था, और अजमेर को अपनी राजधानी बनाया गया था किसके द्वारा, अजयराज के द्वारा। अजयराज वैसे तो कुछ समय सांबर में व्यतीत करता है और उसके बाद अजमेर चला जाता है, और अजमेर में जाकर के 1113 ईस्वी में अजमेर नगर की स्थापना करता है और सबसे पहले अजमेर को अपनी राजधानी बनाता है। इसके शासनकाल की हम बात करें अजयराज के, तो इसका शासनकाल आप नोट कर सकते हैं 1110 से लेकर के 1135 ईस्वी तक शासनकाल किसका है, अजयराज का है। दूसरा, इसके तुरंत बाद शासक कौन बनता है, दूसरे नंबर पे शासक बनता है इसका बेटा, जिसका नाम मिलता है अर्णोराज। किसके द्वारा शासन किया जाता है, अर्णोराज के द्वारा, जिसका शासनकाल है आपका 1135 से लेकर के 1150 ईस्वी तक शासन करता है अर्णोराज। और अर्णोराज के आगे की हम बात करें तो अर्णोराज के एक बेटा था जिसका नाम था जगदेव, वेरी इंपॉर्टेंट है जगदेव। कहते हैं कि जगदेव ने अपने पिता अर्णोराज की हत्या कर दी थी और स्वयं अजमेर का शासक बना था, और ये मात्र कुछ समय के लिए बना था, 1150 ईस्वी में शासक बना था जगदेव। इस प्रकार से अजमेर के चौहानों का जो पितृहंता है वो किसे कहा जाता है, जगदेव चौहान को कहा जाता है। अर्णोराज के तुरंत बाद शासक कौन बनेगा, जगदेव बनेगा, जो कि 1150 ईस्वी में मात्र 1 साल शासन करता है। अब जगदेव के आगे की हम बात करें तो जगदेव के बाद में तुरंत बाद शासक कौन बनता है, विग्रहराज चतुर्थ। आप साथ साथ नोट करते जाएं, कौन बनेगा, विग्रहराज चतुर्थ। और विग्रहराज चतुर्थ का जो, जिसे हम बिसलदेव कहते हैं, इसका जो शासनकाल है वो 1150 से लेकर के 1164 ईस्वी तक, जगदेव के बाद ये शासक बनता है। और विग्रहराज चतुर्थ के आगे की हम बात करें तो एक शासक का नाम मिलता है और वो नाम है अमरगांगे। अमरगांगे का शासनकाल मात्र 1 साल का है, 1164 से लेकर के 1165 ईस्वी तक शासन होता है किसका, अमरगांगे का। इसके बाद हम बात करें तो देखिए इसके बाद शासक कौन बनेगा, इसके बाद शासक बनता है आपका पृथ्वीराज द्वितीय। आप साथ साथ नोट करते जाएं, अमरगांगे के बाद शासक कौन बनेगा, पृथ्वीराज द्वितीय। और पृथ्वीराज द्वितीय का जो शासनकाल है वो है आपका 1165 से लेकर के 1169 ईस्वी तक शासन किसका होता है, पृथ्वीराज द्वितीय का होता है। और पृथ्वीराज द्वितीय के बाद शासक बनता है सोमेश्वर चौहान। कौन बनेगा, सोमेश्वर चौहान। सोमेश्वर चौहान का जो शासनकाल है वो 1169 से लेकर के 1177 ईस्वी तक सोमेश्वर चौहान का शासनकाल है, या फिर ये शासन करता है। और सोमेश्वर चौहान के बाद शासक बनता है इसका पुत्र, जिसको हम कहते हैं पृथ्वीराज चौहान या फिर राय पिथौरा। और राय पिथौरा का जो शासनकाल है वो होता है आपका 1178 से लेकर के 1192 ईस्वी तक जो शासनकाल है वो किसका है, राय पिथौरा या फिर पृथ्वीराज चौहान का है। और पृथ्वीराज चौहान या फिर पृथ्वीराज तृतीय के बाद इसका अजमेर का जो शासक है वो कौन बनता है, पृथ्वीराज चौहान का पुत्र, जिसका नाम मिलता है गोविंदराज। कौन बनेगा, गोविंदराज। और ये गोविंदराज कौन सा है, गोविंदराज चतुर्थ। लेकिन याद रखें ये मात्र 1 साल अजमेर का शासक रहता है गोविंदराज द्वितीय। कहते हैं कि पृथ्वीराज चौहान के छोटे भाई जिसका नाम है हरिराज,
पृथ्वीराज चौहान का छोटा भाई जिसका नाम क्या मिलता है, हरिराज, अपने भतीजे गोविंदराज पे आक्रमण करते हैं और आक्रमण करके इस आक्रमण में गोविंदराज परास्त होता है और गोविंदराज यहाँ से अजमेर से भाग जाता है और कहाँ चला जाता है, रणथंभौर चला जाता है। और रणथंभौर में सबसे पहले चौहान वंश की स्थापना की जाती है, किसके द्वारा, गोविंदराज के द्वारा। वेरी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे 1192 में शासनकाल, 1192 में तराइन के द्वितीय युद्ध के बाद पृथ्वीराज द्वितीय युद्ध में क्या होते हैं, परास्त हो जाते हैं। उसके बाद मोहम्मद गौरी ने शासक किसे नियुक्त किया, गोविंदराज चतुर्थ को नियुक्त किया। अजमेर का जो शासक है वो कौन बनता है, गोविंदराज चतुर्थ बनता है 1192 ईस्वी में, याद रखें इसे। और 1192 में हरिराज के द्वारा गोविंदराज को हरा दिया जाता है और शासक कौन बनेगा, हरिराज यहाँ पे शासक बनेगा। और हरिराज का जो शासनकाल है वो 1193 से लेकर के 1194 तक शासनकाल किसका रहता है, हरिराज का रहता है। और याद रखें हरिराज अजमेर में चौहान वंश का अंतिम राजा है। अंतिम राजा कौन है, अजमेर में चौहान वंश का जो अंतिम राजा है वो कौन है, हरिराज है। वेरी इंपॉर्टेंट है। जबकि गोविंदराज हारने के बाद कहाँ चला जाएगा, रणथंभौर चला जाता है और रणथंभौर में चौहान वंश की स्थापना की जाती है, किसके द्वारा, गोविंदराज, जो कि पृथ्वीराज चौहान का पुत्र है। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर सी, 3, 2, 4, 1। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने आपकी स्क्रीन पर। निम्नलिखित 4 चौहान शासकों को कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चुनाव आपको करना है। तो अभी हमने डिस्कस किया विग्रहराज चतुर्थ का जो शासनकाल है वो है आपका 1150 से लेकर के 1164 ईस्वी तक। दूसरा सोमेश्वर का जो शासनकाल है 1169 से लेकर के 1177 तक। और तीसरा आपका पृथ्वीराज चौहान 1165 से लेकर के 1169 तक इसका शासनकाल होता है। और अंतिम राजा है आपका चौहान वंश का, अजमेर के चौहान वंश का, वो है आपका हरिराज और इसका शासनकाल है 1193 से लेकर के 1194 ईस्वी तक। तो देखिए सबसे पहले शासक कौन बनेगा, 1150 से 1164 विग्रहराज। तो पहले आएगा आपका 1, उसके बाद देखिए 1164 के बाद 1165 से 69 शासनकाल है आपका पृथ्वीराज का। तो उसके एक के बाद क्या लिखेंगे हम, 3 लिखेंगे। और इसके बाद शासक कौन बनेगा, सोमेश्वर, जो कि 2 नंबर पे है। और लास्ट में आपका हरिराज। तो इस प्रकार से क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 1, 3, 2, 4। किस ऑप्शन में दिया गया आपको, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल सत्य होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एक और शानदार क्वेश्चन आपके सामने आपकी स्क्रीन पर। चंदन राज की रानी, और उस रानी का नाम क्या है, रुद्राणी, जो कि पुष्कर में प्रतिदिन 1000 दीपक जलाकर भगवान महादेव की उपासना किया करती थी, किस वंश से संबंधित थी। ऑप्शन आपको दिए हैं, आबू के परमार, गुजरात के सोलंकी, जयपुर के कछवा और शाकंभरी के चौहान। तो चंदनराज किस वंश से संबंधित है, शाकंभरी के चौहान वंश से संबंधित है। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर डी, शाकंभरी के चौहान। बात करें हम चंदनराज की, तो देखिए 551 ईस्वी में वासुदेव चौहान राजा बनता है, शाकंभरी में स्थापना करता है चौहान वंश की। और सबसे पहले 551 इसे मूल पुरुष माना जाता है चौहान वंश का। 551 ईस्वी में राजा कौन बनेगा, वासुदेव चौहान। वासुदेव चौहान के बाद और भी बहुत सारे राजा बनते हैं, जैसे कि उनमें से आप पढ़ेंगे गुवक को, गुवक जिसे हम गोविंदराज प्रथम भी कहते हैं, गुवक प्रथम या फिर गोविंदराज प्रथम, एक नाम और मिलता है इसका, गोविंदराज प्रथम। गोविंदराज प्रथम के तुरंत बाद शासक बनेगा आपका चंदनराज। गोविंदराज प्रथम के तुरंत बाद शासक कौन बनेगा, चंदनराज। और ये कब शासक बनता है, 890 ईस्वी में बनता है। कब बनता है, 890 में। इसके शासनकाल की हम बात करें तो 890 से लेकर के 917 ईस्वी तक शासनकाल किसका होता है, चंदनराज का होता है। यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा आपका शाकंभरी का चौहान। एक शानदार बात आप यहाँ पे याद रखें, चंदनराज के समय में दिल्ली का शासक हुआ करता था रुद्र। वेरी इंपॉर्टेंट, दिल्ली का शासक कौन था, रुद्र था। और यहाँ पे रुद्र और चंदनराज के बीच में युद्ध होता है और इस युद्ध में विजय किसकी होती है, चंदनराज की होती है। कहने का मतलब चंदनराज ने दिल्ली के शासक रुद्र को हराया था और हारने के बाद
रुद्र ने अपनी बहन जिसका नाम मिलता है रुद्राणी, क्या नाम है, रुद्राणी का जो विवाह है वो किससे कर दिया था, चंदन राज से कर दिया था। इसके अलावा रुद्राणी का एक नाम और मिलता है और वो नाम है आपका आत्मप्रभा। आत्मप्रभा किसे कहा जाता है, रुद्राणी को कहा जाता है। और कहते हैं कि योग विद्या में निपुण होने के कारण इसे योगिनी रानी भी कहा जाता है, जो कि चंदन राज की रानी है। इसके अलावा एक और शानदार बात आप यहाँ से नोट कर सकते हैं, पुष्कर के अंदर 1000 शिवलिंगों की स्थापना करवाती है कौन, रुद्राणी। पुष्कर में 1000 शिवलिंगों की स्थापना किसके द्वारा करवाई जाती है, रुद्राणी के द्वारा करवाई जाती है। तो आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं कुछ और नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।